वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 26 नवंबर। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, आपको कुछ तो याद आ रहा होगा डेट 26 नवंबर से, क्योंकि हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो उसी पे ही जो है एक आर्टिकल आया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा जो अभी बाकू में यानी अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के अजरबैजान है ना, अजरबैजान के कैपिटल बाकू में जो है, यहाँ पे अभी कॉप की 29 का जो समिट है वो हो रहा था, जिसमें इस बार मेनली फाइनेंस पे फोकस करवाना था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज को नियरली 1 ट्रिलियन के आसपास जो है वो बजट अलोकेट करेंगी, ताकि वो क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके या क्लाइमेट से जो है क्लाइमेट रिलेटेड रेजिलियंस को एडॉप्ट कर सके। लेकिन क्या हुआ है देखते हैं उसका आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल जो है इधर इसरो के द्वारा यूरोपियन का एक सोलर मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसको प्रोभा 3 बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड है प्रोभा। इससे पहले दो मिशन 2001 और 2009 में इसरो ने ही लॉन्च किया था यूरोपियन सोलर मिशन का। ठीक है, तो एक है, और ये एक लीगल इशू है संभल का। ठीक है, देखिए आपको पता है अभी तो ऑल्दो इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट का या किसी बड़े जजमेंट का कुछ ऐसा वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बेसिक इशू बता देती हूँ कि एक्चुअली ये संभल जो है ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वेस्ट यूपी का। और जैसे जामा मस्जिद और भी जो मस्जिद का जैसे राम जन्मभूमि है, या इसके अलावा ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू जो वाराणसी में है, सेम वैसा ही सिमिलर इशू जो है इस संभल वाले में जो है, यहाँ के एक मस्जिद है, ठीक है, जामा मस्जिद बोला जाता है इसको, वहाँ पे इशू उठा है। एक्चुअली क्या है, अभी लास्ट वीक ना यहाँ के इस संभल के कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने क्या किया, एपेक्स कोर्ट ने एक सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए बोला एएसआई को। ठीक है, तो लास्ट ट्यूसडे को जो है यहाँ पे सर्वे हो रहा था, तो सर्वे का सेकेंड पार्ट जो है इस संडे को करवाना था। ठीक है, तो यहाँ पे जब सर्वे किया जा रहा था, और अब बात आती है कि सर्वे क्यों कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे कम से कम 8 से 10 पेटिशनर्स ने पेटिशन फाइल करी कि ये मस्जिद जो है ये 15th सेंचुरी मुगल पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक कालकी करके टेम्पल था। ठीक है, कालकी करके हिंदू टेम्पल है, जो कि कालकी माना जा रहा है कि जो कि विष्णु के, है ना, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो उसी टेम्पल के बेसिस पे यहाँ पे मुगल्स के टाइम पे इस मस्जिद को बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्ञान व्यापी मस्जिद पे भी लगाया जाता है। देखिए ये बात है कि क्योंकि काफ़ी हद तक क्या होता है कि यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है एक्चुअली इशू में। अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होकर, तो इशू यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, बनाया जा रहा है वो बात अलग है। क्योंकि यहाँ ये जो मस्जिद बना है किसी कॉमन मैन ने नहीं बनाया है ना, यहाँ पे डायनेस्टी ने बनाई है। अब जैसे गुप्ता काल का डायनेस्टी था, तो गुप्ता पीरियड में ऑब्वियसली जिसका राज होगा वो अपनी डायनेस्टी को हमेशा इन्हीं जैसे बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर से वो अपने आप को दिखाएंगे। क्योंकि उस जमाने क्या, आज के टाइम पे भी अगर किसी किंग का आने वाली जनरेशन्स को एक मेमोरी दिखानी हो, तो वो इस तरीके से स्टोन्स पे या जो भी मॉन्यूमेंट्स है या हिस्टोरिकली कुछ इसी तरीके से वो अपनी छाप छोड़ के जाते थे, राइट। तो इससे पहले अगर आप मौर्य डायनेस्टी से लेकर गुप्ता डायनेस्टी से लेकर किसी भी डायनेस्टी का, फिर इधर 12th सेंचुरी 15th सेंचुरी तक आते आते मुगल पीरियड, फिर 16 से ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे इंडल्ज होना, 17-18 तक आते आते ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, ब्रिटिशर्स का। तो हर एक डायनेस्टी अपना जो रूल करती है वो बनाती है, अपना छाप छोड़ती है। ठीक है, तो ये वाली समझने वाली बात है, ये बनाया गया। लेकिन फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल आता है, पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के टाइम पे, पर्टिकुलर किसी एक ऐसे टाइम पे सेंसिटिव इश्यूज को उठाना। ठीक है, ये बात सच्चाई है। तो प्लीज़ आप जब इस जैसे इश्यूज को पढ़ो तो आप इमोशनल में मत जाइएगा कभी भी, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि ये इश्यूज उठते हैं, काफ़ी सेंसिटिव इशू हैं, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को, क्योंकि मेरा यहाँ पॉइंट कहना ये है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट मत करिए, है ना। और स्पेशली पता क्या होता है कि ये बनाया है पर्टिकुलर किसी एक डायनेस्टी में है ना, पर्टिकुलर एक किसी राजा के द्वारा यहाँ पे जो रूल कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, उसी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कोई भी लोग होंगे, चाहे वो दूसरे स्टेट में भी रह रहे होंगे, तो वहाँ उन लोगों के बीच में जो हार्मनी होती है, जो पीस होता है, वो डिस्टर्ब होता है ना। तो एक एक बहुत पीस
का लॉस होने का चांसेस इन जैसे इश्यूज़ में होते हैं, वायलेंस होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पे देखिए आप भी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो आपका माइंडसेट इन जैसे वायलेंस के लिए अभी से रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऐसे इशू सेंसिटिव है। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले संडे को है ना, इतना बड़ा जब सर्वे हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा था इस मस्जिद में, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये मस्जिद जो है, इसमें एलिगेशंस लगाया जा रहा था कि राम मंदिर की तरह, अयोध्या की तरह, ज्ञान व्यापी की तरह यहाँ पे नीचे जो है मंदिर का एविडेंस है ना। तो उसी चीज़ का सर्वे करवाना था, क्योंकि सर्वे होगा, प्रूफ होगा तो पता चलेगा, है ना। तो उस चीज़ में यहाँ पे फिर लोकल में वायलेंस छिड़ गया और काफ़ी मारा मारी, काफ़ी राइट्स होने लग गए और यहाँ 5 लोगों की डेथ भी हो गई। पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया। ठीक, अभी तो आप ऑपोजिट यानी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको ब्यूरोक्रेट में बनना है, तो वहाँ पे हमें जो है काफ़ी न्यूट्रल होकर सोचना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, सबसे दुख की बात पता है क्या होता है, प्रेजेंट की जो जनता है ना, आप सोचिए प्रेजेंट की जो न्यू जनरेशन है उनका क्या डिफॉल्ट है ना। और लेकिन वहाँ राइट्स होना, लोगों को मारना, स्पेशली ओल्ड एज के लोग, वुमेन्स हो गए, चाइल्ड हो गए, है ना। पर्टिकुलर सोचो 5 फैमिली मेम्बर्स किसी की भी डेथ हो गई, अब उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। वायलेंस जो है, जो राइट्स होते हैं, राइट्स एक्चुअली राइट्स इतना इम्पैक्ट नहीं करता, राइट्स का जो इफेक्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालता है ना, पूरे सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल जो गुजरात वाला इंसिडेंट था, है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसमें इसलिए इसको ज़्यादा डीपली अब लेके नहीं जा रहे क्योंकि अभी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है ना। तो यहाँ पे राइटर ज्ञान वापी जो इशू था वाराणसी वाला, सेम उसी से कंपेयर करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है। और तो यहाँ पे अब देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जाता है या नहीं जाता, या सो मोटो लेती है। तो यहाँ पे ये जो जामा मस्जिद है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो है ये इसे जो है प्रिजर्व किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स के टाइम में 1958 मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट के तहत जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट को जो है प्रिजर्व किया रखा जा रहा था कि ये जो है गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट्स होने की वजह से ये थोड़ा सेंसिटिविटी वाला इशू उठ गया है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे इसमें एनालाइज आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं, बाकी वन बाय वन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस डे है, 26 नवंबर 1949 को हमने काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने बना लिया था। 1950 में ओवरऑल सारा फुली कॉन्स्टिट्यूशंस बन के रेडी हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है राइटर आज से कम 70 to 75 ईयर्स पहले, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली में हमारे जो बहुत बड़े बड़े ब्रिलियंट एक आज के लैंग्वेज में बोलो तो जो लेजेंड्स थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने आने वाले 100 साल 200 साल तक हमारी कंट्री को क्या ज़रूरत है, जनरेशन्स के लिए क्या ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को जो है इनकलकेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ का राइटर बता रहे हैं कि ये आज कॉन्स्टिट्यूशंस में 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही इस चीज़ के लिए हुई मतलब हमें बहुत खुशी होती है, फुलफिलिंग है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि क्या इतने 75 ईयर्स के बाद भी हमारे जो आज के पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं उसको और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उसको अपडेट कर रहे हैं, या हम अकाउंटेबल हैं आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का भी कोट बताया है यहाँ पे राइटर ने कि जब लास्ट डे था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नवंबर 25, 1949 को, तो यहाँ B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो क्राउड है, जो मेंबर सेलेक्ट हुए थे, इलेक्ट हुए थे, है ना, कि कौन कौन मेंबर बनेगा, है ना, तो उन सारी चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पे अम्बेडकर जी ने एक चीज़ बताई, क्योंकि देखिए क्या है, जो असेंबली थी उसमें जितने भी मेंबर्स बैठे थे, ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर एक रिलीजन बेस्ड थे, ऐसा तो नहीं है कि कॉमन लोग थे, वो सारे के सारे लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बहुत अलग अलग फील्ड के लोग थे, है ना। और अच्छे खासे जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और सबकी जो है एक आइडियोलॉजी अलग थी। तो यहाँ पे है ना, उसी चीज़ को यहाँ पे द लास्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एड्रेस किया B.R. अम्बेडकर जी ने। और इन्होंने ये भी बात बोली कि देखिए, बहुत ऐसा नहीं है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी कि हमने कोई बिल पास कर दिया, हम कोई एक्ट लेके आए, हमने कहा इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, तो और सब के सब जो बेंच बैठी हुई थी सब ने हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ में हाँ करने वाले लोग भी नहीं थे, सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। कुछ ऐसे भी थे, है
है ना। वो बात अलग है कि सजेशंस लिए हैं किसी के नहीं लिए, लेकिन राइट्स रखना, अपनी बात को रखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना असेंबली में, वो एक तारीफ के काबिल है, जिसमें लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स थे। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, मिस्टर कामात है, डॉक्टर PS देशमुख है, मिस्टर शिविदा हैं, प्रोफेसर KT शाह हैं, पंडित हृदय नाथ कुंजरू हैं। ये मोस्ट आइडियोलॉजिकल पर्सन थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत एप्रिसिएशन की जो है यहाँ पे BR अम्बेडकर जी ने बात करी है। लेकिन अब राइटर ये बात बताना चाह रहे हैं कि अभी अब देखिए इतना लंबा टाइम हो चुका है, और अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो पिछले 2 डेकेड से 2004 से 2024 तक की बात करें, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब हमने अपने पार्लियामेंट्स में अपना जो एक्ट है, अपना जो बिल है, अपने जो प्रोसीजर्स हैं, उसको हमने कितना और आगे इसको एड्रेस किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है। क्या होता है, देखिए आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जीती जागती हुई एक बुक नहीं है, सिर्फ बुक नहीं बोल सकते, इसको सोल बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, फिक्स नहीं है हमारे इंडिया में, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि आर्टिकल जैसे 368 के तहत आपको यहाँ पे अमेंडमेंट्स का जो है राइट दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं है कि आज मान लीजिए 1950 में कोई लॉ बना तो आने वाले 2050 में इसको चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100 साल बाद चेंज नहीं किया जाएगा, इसीलिए आर्टिकल 360 बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उसी को ही इंट्रोस्पेक्शन हमने कितना किया है, कितने चेंजेस करे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के लिए कि हमने इस डेमोक्रेटी में, पार्लियामेंट में कितने सेशंस बिठाए हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट सेशन होता ही इन चीज़ों के लिए कि न्यू बिल्स पास करवाए जाते हैं, ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, ओल्ड बिल में अमेंडमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं 1990 से पहले तक या 1990 से ना लोकसभा की अगर हम बैठक की बात करें, जो सिटिंग है वो नियरली 550 दिन तक का था और 3500 घंटे का रहा है। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर 1990 के बाद, और इवन अगर आप 17th लोकसभा का भी देखोगे तो वो बहुत रिड्यूस हो गया। सबसे लोएस्ट नंबर अभी 17th लोकसभा का रहा है 274 डेज। सोचिए पहले कहाँ 550 और अब कहाँ सिर्फ और सिर्फ 274 डेज का ही जो है सिटिंग रही है पार्लियामेंट्स की। ठीक है, और अभी तक का जो फर्स्ट लोकसभा था, जब हमारा 1952 57 इलेक्शंस के बाद बैठा था, तो उसमें हमारी जो सिटिंग हुई थी टोटल 677 हुई थी। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्या होता है, आप पूछ सकते हो कि मैम सिटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है शायद चेंजेस ना करना पड़ा हो, लेकिन क्या होता है ना कि आप जितना सिटिंग रखते हो इससे पता चलता है कि आप कितनी बारीकी से बिल्स पे, अपने इश्यूज पे, अपने हर एक सेगमेंट पे अपने लोगों के राइट्स को एड्रेस कर रहे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, है ना। तो कितने जितने कम सेटिंग्स हैं दैट मीन्स उतने ज़्यादा इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी बात यहाँ पे जो राइटर बताना चाह रहे हैं कि कितने बिल पास हुए हैं, जैसे 15वीं लोकसभा जब था तो उसमें 192 बिल पास हुए। ठीक है, और जबकि अगर आप 5th लोकसभा की बात करोगे तो 487 बिल पास हुए थे, है ना। तो सेम ऐसा ही तो है, यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं 15th हो चाहे 16th हो, आते आते यहाँ पे जो बिल का रेशो है वो नियरली बहुत कम हो गया है, नियरली 35% के आसपास हो गया, और ये जो है परसेंटेज और लो होता ही जा रहा है। ठीक है, एक तो ये बहुत कंसर्न बताया है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यहाँ पे बजट के जो डिस्कशंस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ हम 1990s के टाइम पे कम से कम 35 घंटे बजट के डिस्कशंस में करते थे, लेकिन वो चीज़ें जो है अब 120 घंटे करते थे, वो अब 2023 और इवन अगर रिसेंटली से अगर पिछले 10 साल से भी अगर आप देखोगे तो करते करते वो 35 आवर्स में ही आ जाता है। क्योंकि देखिए बजट सेशंस क्या होता है ना कि बहुत एक गवर्नमेंट का बहुत फिनोमिना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि बजट जब लेके आते हो तो या उससे पहले का टेन्योर जो होता है उसके आसपास का, तो क्या होता है कि बजट के सेशन से ही आपके पूरे आने वाले टाइम का प्लानिंग होता है, पूरे 1 साल का प्लानिंग होता है, और धीरे धीरे आपके आने वाले 5 साल 10 साल का पूरा प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे राइटर यहाँ कंसर्न रेज कर रहे हैं कि डिस्कशंस बहुत कम हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कुछ 3 क्रिटिकल लेसन्स बता रहे हैं जिन्हें आज के पार्लियामेंट्स में ज़रूर से ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से सीखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं। पहली बात तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मोस्ट डाइवर्स इंटरेस्ट थे। ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे, डिफरेंट उस समय कॉम्प्लेक्स इश्यूज थी, सिंसियरिटी था, कन्वेक्शन था, उन चीज़ों को लेकर लोग क्यूरियस थे, कॉन्शियस थे कि डिस्कशन करना है इशू को, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट उसके लिए लॉ पॉलिसीज जो है लेके आया करती थी। ठीक है, तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज के पार्लियामेंट
टैलेंट जो मेंबर्स हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत है। क्या होता है आज देखिए, अगर आप पिछले दो नियरली एक डेकेड से देखोगे, 10 साल के आसपास अगर आप देखोगे, इररिस्पेक्टिव एनी इंक्लाइन ऑफ द पार्टी, है ना, किसी पार्टी के झुकाव के बिना अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा मेजरली यहाँ पे इस बार जो बिल्स वगैरह पास हुए हैं ना, वो ऑर्डिनेंस से बहुत पास हुए हैं। और आपको पता है ऑर्डिनेंस में क्या होता है ना, कि आपके पास पहले ड्राफ्ट बनती है, कमेटी बनाती है, पार्लियामेंट कमेटी उसको जो है स्क्रूटनी करती है, डिस्कशंस होते हैं, उसकी कमियां प्लस माइनस बताई जाती हैं, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पूरे पार्लियामेंट में सेशंस में, राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज में डिस्कशन होता है। उसके बाद वो सहमति के बाद दोनों हाउसेज में फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस में क्या होता है, ये सारे जो प्रोसेस है उसको बाईपास कर दिया जाता है, सीधा किसी भी एक अगर जैसे लोकसभा प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ राज्यसभा ही वर्किंग में है, तो राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है या प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्क्रूटिनी नहीं हुई ना उस बिल की। तो ये फेनोमेना आपको रिसेंटली बहुत देखने को मिला होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बहुत सारी चीज़ें जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिवेल्ड होना चाहिए पॉलिटिकल परसुएशंस के अलावा, उन्हें यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि उस समय जब उस टाइम की बात थी ना, तो क्या होता है कि बिना पार्टी के, बिना किसी सेल्फलेस के ना, वहाँ लोगों का जो इशू होता था, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन्वायरमेंट, जो भी इश्यूज होते थे नेशनल के रिस्पेक्टिव में, है ना, उन्हें एड्रेस किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर बता रहे हैं और यहाँ पे होप कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से हमारे जो मेंबर्स थे उन्हीं की तरह हमें रिगार्डलेस हो के, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोई पार्टी हो, कोई पर्टिकुलर जो है इंक्लाइन हुए बिना, हमें 75th एनिवर्सरी के डे पे हमें अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को और आगे बेहतरीन बनाने की जो है उम्मीद की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि अभी 22 तारीख के आसपास से जो है, आई थिंक 11 के आसपास से शायद, हफ्ते भर से ज़्यादा था, यहाँ पे कोप का जो अजरबैजान में मीटिंग हो रही थी, कोप 29 का, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस था, क्योंकि इस साल के जो कोप की मीटिंग है उसको हम फिनांस कोप कह रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका 2009 में कोप 2009 में हो रहा था, तो उस समय बोला गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को आने वाले टाइम में 2020 तक जो है कम से कम 100 बिलियन हर साल देंगी, 100 मिलियन, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे 100 बिलियन था, हर साल देंगी, क्योंकि वो ताकि जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे वो खुद को बचा सके, कुछ रेमेडीज़ ले सके, कुछ एडेप्टेशन ले सके, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है उस चीज़ को टारगेट फुलफिल नहीं किया गया है। तो इस बार क्योंकि उस समय 2009 के हिसाब से जो है पैसा वो ठीक था, 100 बिलियन जो है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेन्योर अलग है, इन्फ्लेशन बहुत हाइक पे है ना। तो यहाँ पे उम्मीद करी जा रही थी नियरली जो डेवलप्ड नेशंस है इस बार कोप 29 की मीटिंग में कम से कम 1 ट्रिलियन के लिए हाँ भरेंगी साल भर तक के लिए। ठीक है, या फिर एक टाइम पीरियड लिमिट डिसाइड हो जाएगा, जैसे 2035 है तो कि 2035 तक तो जो है हम 1 ट्रिलियन देंगे। ठीक है, हर साल, है ना, एवरी ईयर। तो यहाँ पे ये उम्मीद थी कि कोप 29 में इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। लेकिन अब फाइनली पता है रिजल्ट क्या निकला है। ओवरऑल इस सारे जो यूएनएफसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी जो मीटिंग करी, उन्होंने फाइनली एग्री किया है कि भैया हमसे 1.5 ट्रिलियन विलियन तो नहीं होगा, हम सिर्फ 300 बिलियन देंगे, और हर साल वो भी, और कब तक, 2035 तक देंगे, उसके बाद का बाद देखा जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट आया है इस कोप 29 का जो सबमिट है, उसका जो रिप्लाई है या उसका जो रिजल्ट है। ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ है डेवलप्ड नेशन, जो डेवलपिंग नेशंस है, ओसीडी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उम्मीद थी इस बार एक्चुअली क्या है कि फिनेंस जिस तरीके से, इन्फ्लेशन सोचिए ना आप, ये अब 300 बिलियन, यार क्या क्या अमाउंट है। आप सोचिए कितने 150 प्लस नेशंस हैं आपके डेवलपिंग में, नियरली 150 100 तो ऐसे नेशंस हैं डेवलपिंग में, है ना। और 300 बिलियन किस हिसाब से है, कितना छोटा अमाउंट है इनके क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना। तो ये ओवरऑल निकला है। तो बाकी देखते हैं क्या एनालाइज आता है, अब 1-2 दिन में आएगा। बाकी यहाँ पे एक आर्टिकल है कि देखिए इसरो ने जो है प्रोब 3 करके मिशन लॉन्च किया है, पीएसएलवी रॉकेट है। ठीक है, ये क्या करेगा, सोलर जो कोरोना है, जो सन है जैसे ये, ठीक है, उसके आउटर लेयर को कोरोना बोलते हैं। और कोरोना स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, गर्म होने के बाद वो उसकी फ्लेयर्स निकलती हैं। फ्लेयर्स निकलने के बाद क्या होता है कि सन में जो है ब्लैक ब्लैक सा होता है, तो ब्लैक स्पॉट होता है ना, तो वो सन फ्लेयर्स की वजह से, तो उसके आउटर
ओशन में ही सन कोरोना होता है, तो उसकी स्टडी होगी, आउटर मोस्ट पार्ट की होगी, ठीक है। और ये प्रोब पहले भी जो है लॉन्च किया जा चुका है इसरो के द्वारा। ये प्रोब 3 है। प्रोब पहले जो है 2001 में, प्रोब 2 2009 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। PSLV रॉकेट है और ये है वैसे यूरोपियन की, याद रखना, ठीक है। इंडिया लॉन्च कर रहा है। तो ये प्रोब 3 में खासियत क्या है? देखिए, प्रोब 3 में खासियत ये है कि 2 साल का मिशन होगा, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट होंगे। इसमें बेसिकली पता क्या है, 2 सैटेलाइट्स जाएंगे। एक्चुअली इसका मेन मोटिव क्या है, जैसे सन है ना, सन का सोलर इक्लिप्स होता है। सन का सोलर इक्लिप्स कब होता है? ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है ना, तो सोलर इक्लिप्स होता है, क्योंकि सन पूरा ढक जाता है मून के एंगल से, है ना। और यहाँ अर्थ में जो है सन की रोशनी नहीं आती। तो सेम वैसा ही यहाँ पे जो है, यहाँ 2 सैटेलाइट को भेजा जाएगा सन के ऑर्बिट के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे जो है, मतलब इतना पास नहीं क्योंकि जला देगा, वरना इतना बहुत बहुत हीट है सन में। सन के इस लेवल पे, इस एंगल पे रखा जाएगा 2 सैटेलाइट्स को, कि एक सैटेलाइट इसकी रोशनी को छुपाए, मतलब इस लेवल पे हो, ठीक है, और दूसरा जो है इसको रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। और प्रोब 3 क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोरोना का जो टेम्परेचर है ना, वो नियरली 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली टेम्परेचर वाला जो है लोकेशंस को ये टारगेट कर रहा है। इससे पता क्या चलेगा, इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअली हमें स्पेस वेदर के बारे में पता चलेगा, हमें सोलर स्टॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, सोलर विंड्स के बारे में। क्योंकि पता है क्या है, साइंस की एक स्टडी ये भी बताती है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो दूर हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो स्टार्स हैं वो भी एक्सपैंड होंगे। स्टार्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। और हमारे पोलर सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, यानी जिसके पास रोशनी है, वो है हमारे सन फादर जी, है ना। और ये भी दूर हो गए तो बाकी इन सारे प्लैनेट्स के लिए भी तो बहुत लॉस होगा ना। तो इन चीज़ों की भी स्टडी जो है इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू कहीं ना कहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या क्या है। यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट फॉर पॉलीमेट्रिक इमेजिन इन्वेस्टिगेशन कोरोना ऑफ द सन, जिसको ASPIIC बोला जाता है, ठीक है। कोरोना की स्टडी करेगा, सो उसके सोलर इक्लिप्स के इवेंट्स को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करा जाएगा। और तो पूरे साल अगर सोलर इक्लिप्स देखोगे तो कम से कम 1.5 गुना होता है। एक बार 1.5 यहाँ पे लिखा होगा, 1.5 इवेंट्स होते हैं, ठीक है, पूरे साल में अगर जो इक्लिप्स का जो इवेंट्स देखोगे। लेकिन यहाँ पे नियरली 50 के आसपास जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। मैंने कहा ना 2 सैटेलाइट्स भेजा जा रहा है, ताकि एक सैटेलाइट्स वो जो है मून का काम करेगा, कि इस तरीके से जिस तरीके से हमारा जो मून है, हमारा जो चंद्रमा है, वो सन और अर्थ के बीच में जाता है, वैसे ही हमारा सैटेलाइट आएगा। लेकिन ये वाला जो इक्लिप्स है वो तो नेचुरली होता है, और लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियली बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी छोटे छोटे और डेटाज हैं, बाकी मुझे इतना लगता नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखिए बात ये हो सकता है कि इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है। देखिए, इंडिया के लिए फ़ायदा ये है कि इंडिया ने बनाए नहीं, लेकिन इंडिया इसके साथ मिलकर कुछ कुछ चीज़ों में जो है इसने इनके जो सर्विस है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। लेकिन मेजरली ये यूरोपियंस का है, लेकिन लॉन्च का काम इंडिया का है। तो लेकिन इंडिया को ये उम्मीद है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो यहाँ के इंडिया के इसरो के साइंटिस्ट हैं, इन्हें एक्सेस मिल जाएगा प्रोब 3 का, इसके डेटा का, ठीक है। इससे इंडिया भी अपना यूज़ कर सकता है वेदर्स के लिए। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसके लॉन्च के बाद इंडिया के जो ये यूरोपियन ESA प्रोब 3 की जो टीम है, वो आदित्य L1 इंडिया की पहली सन को रीड करने के लिए जो टीम काम कर रही थी, उनको आपस में मर्ज करके यहाँ पे जो है एक नया एक रिसर्च एडवांसमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ एक आर्टिकल देखिए, ये है कि किस तरीके से हमने जो है हम पहले मेडिसिन में इंजेक्शंस का यूज़ करते थे, लेकिन हम अब शिफ्ट हो गए हैं टैबलेट्स में, ठीक है। तो वो कैसा है, वो क्यों हुए हैं, तो ये थोड़ा है, मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आपको इंटरेस्ट है इन ऐसे क्यूरियोसिटी वाली चीज़ों पे, तो आप एक बार रीड कर सकते हो। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मुझे इतना ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई नई चीज़ खोज हुई है, कोई सेल्स का, कोई कुछ अलग सिस्टम का, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट होते हुए भी हमारी कंट्री जो है वो स्ट्रेंथन कैसी है। देखिए, मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें ऐसा इतना वो बताया नहीं है, कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा जो इंडिया है ना,
वो सर्विस सेक्टर्स में बहुत तेज़ है, ठीक है। 58% नियरली जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से ही आता है। सर्विस में जैसे कि एजुकेशन ले लो, टूरिज्म ले लो, आईटी सेक्टर का ले लो, हेल्थ सेक्टर्स ले लो, ठीक है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ये सारे सर्विस सेक्टर हैं। लेकिन अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा इतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल ले लो, ठीक है, या फिर हम जेम्स ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, या फिर मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाते हैं हम, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम खुद मैन्युफैक्चर्स करते हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना हमारा सर्विस सेक्टर्स में बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए यहाँ एक टर्म यूज होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका नेशन है इंडिया, ठीक है, अब बाहर से जो फॉरेनर इन्वेस्ट करके आ रहा है, इन्वेस्ट करने आ रहा है एक तो, ठीक है, और आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उसको आप बाहर बेच रहे हो, इन दोनों से क्या चीज़ें मिल रही है आपको? इससे मिल रहा है पैसा, इससे मिल रहा है आपको डॉलर्स में, यूरोज में, जो भी जिस भी कंट्री के साथ आप कर रहे हो, है ना। तो फॉरेनर जब आपके देश में आके इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को जितना एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस बीच आपने और चीज़ बाहर से कितनी मंगवाई, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके पास नहीं अवेलेबल है ना। तो इससे ये पता चलता है करंट अकाउंट डेफिसिट में कि आपने अपना बाहर से आने वाले पैसों का रिजर्व्स कितना रखा और आपने कितना खर्च किया। तो ये चीज़ बताती है करंट अकाउंट डेफिसिट के बैलेंस को आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि हमारा जो ट्रेड है वो मेनली सर्विस सेक्टर्स में काफ़ी पॉजिटिव है एज कंपेयर मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन यहाँ उम्मीद है, जैसे अगर इंडिया की बात करोगे तो मेनली फार्मास्यूटिकल जो है यूएसए में बहुत 1/3 ऑफ फार्मास्यूटिकल जो यूएसए में वो इंडिया के द्वारा ही मैन्युफैक्चर है। इसके अलावा बांग्लादेश अगर वियतनाम के कंपैरेटिवली देखोगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट इतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जितना है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फार्मास्यूटिकल हो, मोटरसाइकिल्स वगैरह में हो, जेम्स एंड ज्वेलरीज में हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ बताई है, बाकी ओवरऑल तो थैंक यू।